डॉक्टर साहब रोज मुझे सांस चढ़ती है, थोड़ा भी चलता हूँ ना तो घबराहट सी हो जाती है, दम लगता है। और ये कफ तो जाता ही नहीं है। मतलब ये कह लीजिए कि गए कितने 10-20 साल से मैं इन्हीं चीजों से जूझ रहा हूँ। आप या फिर आपके घर के कोई सदस्य या आपके कोई फ्रेंड्स इन चीजों से जूझ रहे हैं तो हो सकता है कि ये कोई सिर्फ मामूली खांसी नहीं है, ये हो सकता है कि सीओपीडी हो। अब आज हम इस वीडियो में जानेंगे सीओपीडी के पूरी इंफॉर्मेशन और वो भी सोल्यूशन के साथ, क्योंकि आपने ये जरूर देखा होगा, तकलीफ हो रही है पंप ले लो, तकलीफ हो रही है ये 2 गोली खा लो, तकलीफ हो रही है ये खांसी का सिरप ले लो। लेकिन क्या हुआ, गए 10-20 साल से यही चीजें चल रही है और हम सुन क्या रहे हैं, ऑयली मत खाना, ठंडा मत खाना। अच्छा, आप सिगरेट तो नहीं पीते? नहीं, आजकल पोल्यूशन थोड़ा ज्यादा ही हुआ। लेकिन क्या हम ये बात जानते हैं कि बाकी के लोग भी तो उसी दुनिया में रहते हैं, फिर हम ही क्यों? तो ये जो हम ही क्यों है और जो हमें इस क्यों में से निकलना है, आज हम उसकी बात करेंगे। सीओपीडी मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अब इसमें क्या होता है, ये एक लंग की क्रॉनिक डिजीज है, यानी कि लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज। ये लॉन्ग स्टैंडिंग क्यों हुई? क्योंकि जब इनिशियल में ये शुरुआत हुई थी तो किसी ने ब्रोंकाइटिस बोल दिया, किसी ने एलर्जिक ब्रोंकाइटिस बोल दिया, किसी ने बोल दिया कि एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से हुआ, और वो एक तरीके से उस बंदे का ट्रीटमेंट ही नहीं हो पाया। अब वो कंडीशन लंग्स में रह के उसने धीरे धीरे आपके ब्रोंकस को, आपका जो सांस लेने का जो ट्रैक है उसको धीरे धीरे वीक करते गए, यानी लंग की स्ट्रेंथ वीक होती गई और उससे जो कॉज हुआ उसको बोलते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अब इस सीओपीडी में क्या होता है, सबसे पहली बात इन्फ्लेमेशन यानी सूजन, दूसरी बात एयरवेज का नैरो हो जाना यानी कि ट्रैक छोटा हो जाता है, तीसरा ब्रोंकस फाइब्रोज यानी कि कड़क हो जाते हैं, यानी कि उसकी कार्य क्षमता वीक हो जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा म्यूकस बनना, यानी पेशेंट क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब खड़खड़ हमेशा लगी रहती, सोऊं तो तकलीफ, उठो तो तकलीफ, लेटू तो तकलीफ, चलूं तो तकलीफ, ठंडी हवा में जाऊं तो तकलीफ, ट्रैवलिंग करूं तो तकलीफ, फूड चेंज हो जाए तो तकलीफ, एनवायरनमेंट चेंज हो जाए तो तकलीफ, थोड़ा सा 1 चम्मच आइसक्रीम खाओ तो तकलीफ। इससे क्या समझे आप? इससे ये समझे कि ये एक दिन में ये सीओपीडी ये बीमारी तैयार नहीं हुई, ये कुछ सालों का प्रोसेस है, और ये जो आज हम बात करें सीओपीडी का, ये उसका एंड रिजल्ट है। इसीलिए हम हमेशा बार बार कहते हैं, किसी भी चीज का शुरुआत में अगर आप ध्यान रखते हो तो ये बड़ी क्रॉनिक बीमारियों का जन्म देने से आप बच सकते हो। लेकिन होता क्या है, कुछ नहीं, कप सिरप पी लिया, कुछ नहीं, गर्म पानी पी लिया, किसी ने तो बोल दिया मैं तो भाप लेता हूँ, आज तक मुझे बात ही समझ में नहीं आई, नाक से भाप अंदर तक कैसे जा सकती है? तो एक पेशेंट ने मुझे जवाब दिया, नहीं, नाक के साथ मुंह से भी खींच के लेने का। मैंने वाह, वेरी नाइस। अब एक बात आप बताएं, यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है, एरिया नैरो हुआ है यानी कि ट्रैक नैरो हुआ है, लंग्स के ब्रोंकियोल्स जो कि ओपन रह के वो उसका इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन अच्छे करने का जो प्रोसेस है वो वीक हुआ है, म्यूकस ज्यादा जनरेट हुआ है। तो सवाल ये कैसे पैदा होता है कि भाप लेने से ये बेनिफिट मिलता है? इसीलिए कुछ मिथ्स को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोज की जिंदगी में हम ये भी चीजें करते हैं। सीओपीडी वैसे तो 2 बीमारियों का कॉम्बिनेशन, फर्स्ट एम्फाइजेमा, सेकेंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब एम्फाइजेमा में क्या होता है, अल्वियोलर डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब जो लंग्स के अंदर के जो वॉल्स है वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, जिस वजह से एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन प्रोसेस अफेक्ट करता है, यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ने की जो प्रोसेस है वो इम्पैक्ट करती है, जिसकी वजह से दम भी लगता है, साथ ही साथ चेस्ट के अंदर टाइटनेस महसूस होता है। अब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकियल ट्री, यानी कि अंदर की तरफ लंग्स के अंदर सूजन आ जाना, जिसमें क्या क्या होता है, म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ता है, कफ ज्यादा उत्पन्न होता है, इसका इफेक्ट होता है कि आप सांस ले ही नहीं पाते, और उसके वजह से जो ओवर म्यूकस प्रोडक्शन है छाती के अंदर घर महसूस होती है, टाइटनेस महसूस होता है, और पेशेंट से बताते हैं, डॉक्टर साहब मुंह खोल के मुझे ऐसा डीप सांस लेना पड़ता है। और ये कंडीशन क्रॉनिक ये वर्ड क्यों है, क्योंकि लंबे समय तक 3 महीने तक अगर एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या कोई भी खांसी ठीक नहीं होती किसी कारणवश, तो वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसके अंदर एक थर्ड पैरामीटर भी आता है ब्रोंकियोस्टेसिस, जिसके अंदर वाइड ओपनिंग ऑफ
ब्रोंकस हो जाता है, जिसके वजह से गैसेस एक्सचेंज की जो प्रोसेस है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, वो सिर्फ हवा जाके घूम के आ रही है लेकिन गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहे। दैट इज परमानेंट डैमेज ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ये भी उसको बोलते हैं। और सबसे लास्ट एंड इंपॉर्टेंट है, एक जेनेटिक फैक्टर भी होता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। ये एक जेनेटिक फॉर्म ऑफ एम्फाइजेमा है जिसके अंदर यंगर पेशेंट्स में लंग्स की डिसीज होती है और जिसके अंदर जरूरी नहीं है कि उस बंदे की कोई क्रॉनिक हिस्ट्री हो, जैसे स्मोकिंग या कोई केमिकल टच। ये एक जेनेटिक फॉर्म ऑफ डिजीज है जो भी सीओपीडी बनाता है। अब ये जो जितने कंडीशंस मैंने एक्सप्लेन किए, वो कंडीशन को सही तरीके से अगर सही वक्त पे ऑब्जर्व करके ट्रीट किया जाए तो फिर आप ये सीओपीडी जैसी क्रॉनिक कंडीशन आपके लंग्स को अफेक्ट करके आपकी क्वालिटी को ऑफ हेल्थ को इम्पैक्ट करने से आप बच सकते हैं। अब ये सीओपीडी के क्या कॉमन सिम्टम्स होते हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा, ये एक दिन में तैयार होने वाली बीमारी नहीं है, तो इसको कैसे जज करें? कोई पेशेंट से बता रहे कि डॉक्टर साहब गए 3 महीने हो गए, खांसी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। कितने सारे मैंने चीजें कर ली, घरेलू नुस्खे अपना लिए, मैंने यहाँ तक भाप ले ली, यहाँ तक मैंने डॉक्टर के पास जाके पफ ले लिया, लेकिन कोई खास चेंज नहीं आ रहा है। वो बार बार उठ उठ के आ ही रही है। बलगम बन रहा है, स्पूटम यानी कि थ्रो करना पड़ रहा है, दम लग रहा है, छाती में कभी कभी टाइटनेस लगती है, रात को सोता हूँ तो सीटी या घर जैसी आवाज आती है। कुछ लोग बताते हैं डॉक्टर साहब मैं सोऊं ना तो मेरा बाजू वाला बोलता है कि तुम्हारे छाती में जैसे मशीन चल रही है वैसा आवाज आ रहा है। सांस लेने को दिक्कत हो रही है। और कुछ लेट केसेस में तो ये देखने को मिलता है कि फिंगर्स या लिप्स नीले पड़ रहे हैं। और कुछ पेशेंट्स में तो ये बताते हैं डॉक्टर साहब ये खांसी की वजह से इतना इन्फेक्शन हो रहा है कि मुझे बुखार बार बार लग रहा है। लोग मुझे बाहर से बोलते हैं कि बाहर से टेम्परेचर देखो तो बुखार नहीं दिखता है, लेकिन मैं अंदर से महसूस करता हूँ कि थकान हो रही है और बुखार जैसे मुझे सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं। तो ये सब सिम्टम्स कहीं आपको सीओपीडी की तरफ तो नहीं ले जा रहे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ सिर्फ कप सिरप पीने से और भाप लेने से हर बार बात बन जाए जरूरी नहीं है। तो और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी कंडीशन और इतना बड़ा तकलीफ, देखिए याद रखिए, जैसे एक गाड़ी को फ्यूल पंप जरूरी है वैसा एक एयर पंप भी जरूरी है, वैसा शरीर में खाना जरूरी है वैसा एयर पंप यानी ऑक्सीजन वेरी इंपॉर्टेंट। सो निग्लेक्ट बिल्कुल ना करें। सीओपीडी का साइंस ने डिस्कवर किया गया रीजन पता है आपको कौन सा है? स्मोकिंग। अब आप बोलोगे क्या डॉक्टर साहब जितने स्मोक करते हैं सबको थोड़ी सीओपीडी होता है? ऐसा मैंने कब कहा? लेकिन मैंने बताया वो एक रीजन है। अब वो एक्टिव स्मोकिंग हो यानी खुद स्मोक करते हो, पैसिव स्मोकिंग हो आपका साथ वाला स्मोकिंग करता हो, या फिर जो आजकल एक ट्रेंडिंग चल रहा है, क्या वो लोग लेते हैं हुक्का, जो हुक्का ये भी एक स्मोकी है। ये एक रीजन बन गया है जो कि धीरे धीरे आपके शरीर को कहीं वो सीओपीडी की तरफ ना ले जाए। अब इसमें बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, मेट्रो सिटीज में रहते तो पोल्यूशन तो ही, मतलब पेट्रोकेमिकल फ्यूम्स। दूसरा, कोई बंदा केमिकल फैक्ट्री में काम करता है तो वो केमिकल से उसके फ्यूम्स निकलते हैं। अब जो बायोगैस या मोलासेस जिसको बर्न करते हैं, गोबर गैस और उससे फ्यूम्स निकलते हैं। साथ ही साथ मॉडर्नाइजेशन में जो कंस्ट्रक्शन वर्क कंटिन्यूसली चल रहा है, पेंटिंग के फैक्ट्रीज है, इससे निकलने वाला धुआं ये भी इसका एक रीजन है। और जैसे मैंने आपको बताया जेनेटिक ये भी एक कॉज है। देखिए जेनेटिक के बारे में मेरा जो अनुभव है वो मैं बताता हूँ। अगर लास्ट जनरेशन में सीओपीडी जैसी बीमारी थी किसी को, अगर वो बच्चा होता है तो बाय डिफॉल्ट अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी ये नेक्स्ट जनरेशन में पाई जाती है। इसका एक ही मतलब है, आप अगर सही रहोगे तो आपकी भी हेल्थ सही रहेगी और आपको भी सीओपीडी नहीं होगा और आपकी वजह से जो अगली जनरेशन होगी जिसको आप जन्म देंगे वो भी इन बीमारियों से ग्रसित नहीं होगी। क्योंकि आजकल हम क्या देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे लेके आ रहे माँ बाप, डॉक्टर बता रहे हैं इसको कि चाइल्डहुड अस्थमा है, ये इसका सीओपीडी का तकलीफ है, इसको सांस ही नहीं लिए जाती। कुछ तो पेशेंट यहाँ तक बोलते डॉक्टर साहब हमने डॉक्टर ने बोला इसका लंग अच्छे से डेवलप ही नहीं हुआ। याद रखिए what is called as a karma, it's not about the doing bad thing and the doing good thing only, it's about कि अगर आप अपने लिए अच्छा करोगे तो आपकी अगली जनरेशन भी अच्छी होगी। देखिए एग्जाम्पल देके या ये बातें बताने का पर्पज इतना ही है सही बात आप तक पहुंचे, वरना टेक्निकल लैंग्वेज में बताना ये डॉक्टर के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती। लेकिन आसान शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं कि आपके थॉट्स को क्लियरिटी मिले कि हाँ ये मेरी गलती है और मुझे इसको सुधारना पड़ेगा। नो डाउट दवाई देने के लिए ट्रीटमेंट देके
कि आपको इससे बाहर निकलने के लिए हम हैं, लेकिन अगर कुछ बातें आप खुद ध्यान रखते हो तो इसकी सहायता आपको ही होगी। अब सीओपीडी को डायग्नोस करना है, सबसे पहला तो याद रखें हर बार टेस्ट में आएगा और तभी आपको प्रॉब्लम है। अगर आप ये बात मान के चलते हो तो फिर आप यहाँ रॉन्ग है, क्योंकि याद रखिए हर बार टेस्ट में आएगा जरूरी नहीं है। खुद को पता है आपको कि आपकी हिस्ट्री स्मोकिंग की है क्या, आपके कोई बैड हैबिट्स थे क्या, उसका असर आपकी लाइफ में क्या आया है। अगर वो सिम्टम्स आप में दिख रहे तो इसके लिए हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। लेकिन अक्सर हम क्या देखते, डॉक्टर जाते ही बोलते एक से ये टेस्ट करवा लो फिर देखेंगे, लेकिन याद रखिए टेस्ट में नहीं आएगा तो फिर आपको तकलीफ नहीं है, ये फिर फाइनल मान ले क्या, तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, इसके अंदर स्पायरोमेट्री आती है, एक्सरे, कुछ हद तक ब्लड टेस्ट, और नहीं कंफर्म हुआ तो आप सीटी स्कैन भी या एमआरआई ये भी करवाने पड़ते, जिसके अंदर एचआरसीटी ये बहुत हेल्पफुल होता है। सीओपीडी के स्टेजेस होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड वेरी सीवियर। अब आप बोलोगे कि इसको ऐसा डिफरेंशिएट किस बेसिस पे करेंगे, देखिए इट इज ऑल प्योरली डिपेंड अपॉन द टू थिंग्स। एक तो स्पायरोमेट्री लेवल पे चेक करते हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपका लंग का फंक्शनिंग कैसा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो स्टेजेस आपके दिखाई दे वही सिम्टम आप में दिखाई दे। इसीलिए जरूरी ये होता है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको कहा आपको पता होना चाहिए कि जो हिस्ट्री आप देते हो और जो आपके डॉक्टर हिस्ट्री उतना डीपली पूछते हैं वही सही समझते हैं कि आपका एट एक्चुअल सीओपीडी का कौन सा स्टेज है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूजुअली पेशेंट्स आस्क इन आवर ओपीडी, क्या डॉक्टर साहब सीओपीडी हमेशा के लिए ठीक हो सकता है? अगर मॉडर्न साइंस के हिसाब से, जो कि खुद को मॉडर्न इस वर्ड के अंडर रखते हैं, वो तो जवाब देते बिल्कुल नहीं। यानी कि क्या, उनका ये कहना है, मेरा नहीं, उनका ये कहना है कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको इसके आगे डिस्टर्ब ना हो इसके लिए ध्यान रखा जा सकता है, आपका हॉस्पिटलाइजेशन कम किया जा सकता है, आपकी इन्फेक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी हम पूरा ठीक नहीं कर सकते। आपने भी कहीं ना कहीं ये बात सुनी होगी। फिर आपने क्या सोचा, इतना बड़ा लंग्स का डॉक्टर, इतना बड़ा वो फिजिशियन जो कि वो अपने को बोला नहीं ठीक हो सकता, तो मतलब हम तो उम्मीद हारने के लिए पहले ही रेडी है। अक्सर यही मैं देखता हूँ। लेकिन एक बात याद रखें, अगर आप इस सीओपीडी को फ्रॉम द रूट ठीक करना चाहते हैं और आपका माइंडसेट इस चीज के लिए पूरे तरीके से रेडी है कि मैं मेरी लाइफस्टाइल चेंज करूंगा, मैं मेरी बैड हैबिट्स को सुधारूंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं मेरा डाइट प्रॉपर फॉलो करूंगा, यानी कि मैं तकलीफ को अपने तरफ से नहीं बढ़ाऊंगा, तो यस, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कैन हेल्प यू टू अचीव दैट टारगेट। बट सी व्हाट आई एम सेइंग, बट क्यों? क्योंकि इट्स नॉट ओनली डिपेंड अपॉन डॉक्टर शैलेश संचेती, दैट काइंड ऑफ कोऑपरेशन, दैट काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी एंड दैट काइंड ऑफ फॉलोअप यू आल्सो नीड टू मेंटेन। अब ये बोलोगे कि पूरी दुनिया बोल रही, फिर आप कैसे बोल रहे कि ये पॉसिबल है? देखिए, दुनिया के अंदर दो ही पॉइंट है, एक तो पूरी कोशिश किसी ने नहीं की, या जिसने कोशिश करी उसको किसी ने मदद नहीं की, दो ही पैरामीटर्स है। अब हम मदद करने के लिए तैयार है, आप मदद लेने के लिए तैयार है क्या? और आप मदद लेने के लिए तैयार है तो आप आपके लाइफस्टाइल को मेंटेन करके हमारे हिसाब से चेंज करने के लिए रेडी है क्या? अगर ये सवालों का जवाब हाँ है तो हम आपके साथ हैं। याद रखिए, मैं बहुत बार एक बात बताता हूँ, लाइफ टाइम या सम टाइम। लाइफ टाइम पंप लेना है, इनहेलर्स लेने हैं, बॉडीकॉट, हाइड्रोकॉट, ये स्टेरॉइड लेने हैं, और एंड में जाके बोलना है लंग्स पूरे खराब हो गए, अब उसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा या नए लंग्स डालने पड़ेंगे, या फिर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके घूमना पड़ेगा। अगर ये नहीं करना है और इससे बाहर निकलना है तो देयर इज अ डेफिनेट होप। अब आप बोलोगे हम तो रोज वीडियो देखते हैं और लोग यही बोलते हैं कि ठीक होता है, ठीक होता है, इसका कोई एविडेंस है क्या? देखिए, इसका बुक्स के अंदर क्या लिखा है वो मैं रेमेडीज आपको बताता हूँ, आप गूगल करके सर्च कर लेना। पहली रेमेडी है एंटिम टार्ट, दूसरी रेमेडी है ऑसिलोकॉक्सिनम, तीसरी रेमेडी है आइडोफॉर्मिनम, चौथी रेमेडी है ब्लाटा ओरिएंटालिस, पांचवी रेमेडी है लोबेलिया इन्फ्लाटा। अब न जाने इसकी कितनी सारी दवाइयां हैं और जिसके अंदर ये पूरे तरीके से क्लैरिटी दी गई है कि ये इन कंडीशंस की बीमारियों को ठीक करते हैं। और ये जो हमारा होम्योपैथिक रेमेडी का यानी होम्योपैथिक साइंस है, ये ह्यूमन पे प्रूवन है। मतलब किसी एनिमल को दवाई दे दी और प्रूव करके ह्यूमन को दे दिया, वो वाला साइंस नहीं है। जिंदा इंसान पे प्रूव किया गया पहला ह्यूमन साइंस है। इसीलिए देखिए, इफ यू वांट होप
वी आर देयर। लेकिन आजकल क्या हुआ है, वीडियो क्रिएट करने के बाद नहीं, अच्छा इंटरटेनिंग टॉपिक था, अच्छा ये ठीक ही नहीं होता। याद रखिए, जिसको उम्मीद चाहिए, जिसको तकलीफ होती है और जो बंदा परेशानी से गुजर रहा है, हम उनकी बात कर रहे हैं। हम जिनको दिमागी तकलीफ हो रही उनकी बात नहीं कर रहे। मतलब क्योंकि ये मैं क्यों बता रहा हूं, अक्सर मैं देखता हूं कि किसी को आप बोलते हैं ना एनकरेज कर रहे हो, किसी को तकलीफ से बाहर निकलने की मदद कर रहे हो, हम वो कार्य करने की जगह हम किसी को डिस्करेज कैसे किया जाए या फिर कौन गलत कौन सही इसको कैसे प्रूव किया जाए, हम उसमें लग जाते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो कि सही में इन चीजों से परेशान हो चुके हैं। याद रखिए, जो बंदा बीमार होता है उसकी सिचुएशन सिर्फ वो जानता है या फिर उसका डॉक्टर जानता है। सो अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं तो उनको एक अच्छा सजेशन दे सकते हैं या ये हमारा वीडियो उन तक पहुंचा सकते हैं। सो सीओपीडी को अच्छे तरीके से हैंडल करने के लिए एक एक्सपीरियंस, परफेक्ट और एक इंटेलेक्चुअल फिजिशियन और उस हिसाब का साइंस इसकी आवश्यकता होती है। इन शॉर्ट, ये इट्स ऑल अबाउट द सीओपीडी एंड होप वेयर यू कैन गेट कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करनी है, सीओपीडी से बाहर निकलना है। सो विजिट डॉक्टर शैलेश संचेती, एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक, पुणे।